तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस में जो डिफरेंट एंगल्स होते हैं ड्रिल टूल के ऊपर, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में कुछ एंगल्स के बारे में पढ़े थे। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट जो है रेक एंगल को यहाँ से हम लोग डिफाइन किए थे रेक एंगल के बारे में। हम देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जो लेथ मशीन में हम लोग पढ़ लिए थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में, और वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को देखे थे। वहाँ यहाँ थोड़ा सा फिगर मतलब क्लियर नहीं होने के चलते थोड़ा डिफिकल्टी होती है ड्रिलिंग मशीन्स में एंगल को फाइंड करना और देखना। तो इसमें यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा एंगल्स कंपटीशन में मायने नहीं रखता है। यहाँ पर एंगल से हमको कुछ ही पॉइंट होता है जिससे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो हम सिर्फ इसमें उसी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बाकी जो ड्रिल टूल्स होता है, चूंकि ड्रिल टूल्स यहाँ 3D में है नहीं, जिस कारण से सारा एंगल्स हम लोग को इसमें दिख नहीं पाता है ना। तो इसके एंगल्स को समझने के लिए हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही रिलेट करके समझ सकते हैं। तो जिस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में रेक एंगल जो होता था, वहां पर रेक फेस जो एक्सिस से फॉर्म करता था तो उसको हम रेक एंगल कहते थे। तो ड्रिलिंग मशीन में भी जो फ्रंट कटिंग एज होता है यानी कि लीडिंग एज जिसको हम लोग कहते हैं, ये लीडिंग एज जो लैंड का होता है, ठीक है। लैंड लैंड कौन सा है, तो लैंड देखिए इसमें ये वाला हिस्सा, ये वाला यानी कि इस पोर्शन को ही यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके फिगर यहाँ पर बनाया है। तो ये जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, ये इस तरह का आर्क जैसा बना हुआ, यही उसका क्या है, लैंड है। तो ये लैंड का जितना इंक्लिनेशन होता है एक्सिस से, वही उसका रेक एंगल होता है। रेक एंगल जैसा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो वैल्यू भी हो सकता है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखेंगे। जैसे अगर राइट हैंड फ्लूट है तो उसमें पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट हैंड फ्लूट होता है उसमें रेक एंगल नेगेटिव होता है, और जो पैरेलल फ्लूट है उसमें वो जीरो होता है। जैसा कि हायर वैल्यू जो है रेक एंगल का, जिस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हायर रेक एंगल हम डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते थे, और लोअर रेक एंगल जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते थे, सेम यहाँ पर भी ड्रिल में भी वही चीज होगा कि हायर वैल्यू ऑफ जो रेक एंगल होगा वो हम लोग सॉफ्टवेयर मटेरियल जो खास करके डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए हम यूज करेंगे, और लोअर वैल्यू ड्रिल का जो मतलब रेक एंगल का लोअर वैल्यू जो है वो ब्रिटल मटेरियल यानी हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है। क्योंकि रेक एंगल जितना ज्यादा होगा कटिंग फोर्स उतना ही हमें कम लगेगी, लेकिन टूल जो होगा कमजोर होगा। और जितना कम रेक एंगल होगा कटिंग फोर्स के मान को बढ़ाएगा, बट टूल के पास स्ट्रेंथ भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट एंगल जो एक पॉइंट एंगल है। पॉइंट एंगल मतलब जो ड्रिल टूल होता है, ड्रिल टूल का जो दो कटिंग एज होता है, यहाँ पर भी फिगर में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह का जो दोनों कटिंग इस तरह से समझ लीजिए कि एक कटिंग एज इसका ऐसा है और दूसरा कटिंग एज इसका ये ऐसा है। तो ये दोनों कटिंग एज यहाँ पर ये ड्रिल टूल है ना। ये दो कटिंग एज के बीच का जो एंगल है यहाँ पर, इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट एंगल। यही हमारा कहलाता है क्या, पॉइंट एंगल। तो जिस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में हमारा लिप एंगल होता था, लिप एंगल किसके बीच बनता था, तो रेक जो मतलब दोनों ही साइड कटिंग एज और इंड कटिंग एज के बीच में जो एंगल फॉर्म होता था उसी को लिप एंगल कहते थे। यहाँ पर वहां पर लिप होता था, यहाँ पर वही दोनों कटिंग एज का बीच का जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है उसको पॉइंट एंगल कहते हैं। तो पॉइंट एंगल के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि स्मॉलर पॉइंट एंगल का यूज करते हैं हम लोग डक्टाइल मटेरियल को ड्रिल करने के लिए, क्योंकि स्मॉलर पॉइंट एंगल से चिप का जो फ्लो है वो इजी हो जाता है। ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में चिप ज्यादा बनता है, कंटिन्यूअस चिप बनता है, इसीलिए डक्टाइल मटेरियल का अगर ड्रिलिंग करते वक्त हम स्मॉल पॉइंट एंगल का यूज करते हैं, जबकि अगर लार्जर पॉइंट एंगल यूज होता है जो ब्रिटल मटेरियल होता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में चिप कम होती है, उसका चिप का जो मतलब डिसकंटिन्यूअस चिप बनता है ना।
और उसके बाद ये भी है कि इसमें थीन चिप बनता है, तो हम लार्जर पॉइंट एंगल का यूज करते हैं। तो लार्जर पॉइंट एंगल जो है टूल को स्ट्रेंथ देता है, यानी कि इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। लार्जर पॉइंट एंगल के लिए टूल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्मॉलर पॉइंट एंगल के लिए टूल स्ट्रेंथ कम होगी। हालांकि स्मॉलर पॉइंट एंगल कटिंग फोर्स का मान कम होगा लार्जर पॉइंट एंगल के बीच में। ऐसे भी समझिए ना, ये टूल यहाँ पर इस तरह का ये पॉइंट एंगल है, ये जितना ज्यादा होगा ये टूल का एज उतना ही इस तरह से ऐसे होगा, तो उतना ही इसका विड्थ बढ़ेगा। टिप की जो शार्पनेस है उतनी कम होगी, यानी टूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जितना यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू देंगे पॉइंट एंगल का, उतना ही यहाँ पर शार्प टिप बनेगा। तो कटिंग फोर्स तो कम लगेगा लेकिन टूल की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसमें लेकिन यही होगा कि चिप का फ्लो जो है फ्लूट के ऊपर से इजी होगा। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये स्मॉलर पॉइंट एंगल ज्यादा सूटेबल होता है। फीड एंगल है कि जैसे हमारा मटेरियल जो बैकग्राउंड कटिंग एज का होता है वो कटिंग एज को हीट करना चाहता है, तो फीड एंगल देने से वो जो मतलब बैक साइड का जो मटेरियल है वो कटिंग एज को हीट नहीं करता है ना। यानी कि वो माने जो भी मटेरियल है वो फर्स्ट कटिंग एज से ही पास करता है, तो कटिंग एज के से टच में जाएगा तो वो काट देगा। तो काट देगा तो फिर वो हीटिंग का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। तो फीड एंगल का काम वही है कि कटिंग एज को मतलब डायरेक्ट मटेरियल के हीटिंग से बचाना, उसको ब्रेक टूटने से बचाना। ठीक है, तो इसको जनरली अब इसका वैल्यू जो होता है ये निकाला जाता है 10 अल्फा बराबर F/2πr। ये इसका फीड एंगल का मान अल्फा क्या है, फीड एंगल है यहाँ पर। क्लियरेंस एंगल, तो क्लियरेंस एंगल जैसे कि हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में देते थे, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्लियरेंस एंगल किस लिए दिया जाता था कि ताकि टूल का जो बॉटम पार्ट है वो मशीन्ड मटेरियल के साथ रबिंग ना करे। ठीक है, तो वो क्लियरेंस होने के कारण जो टूल का फ्लैंक वियर है वो नहीं होता था, वो इस कारण से है ना। तो क्लियरेंस एंगल ड्रिलिंग में भी कुछ उसी तरह का होता है कि ये बेसिकली ड्रिलिंग जब ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ भी मटेरियल का इलास्टिक रिकवरी होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में भी क्लियरेंस एंगल ही होता था, जो क्योंकि मेटल का जो कटिंग होता है वो पहले डिफॉर्म करता है। जैसे कि वहां पर हम कैलकुलेशन भी किए थे कि पहले मेटल जो है अपना लिमिट तक डिफॉर्म करता है, उससे ज्यादा कटिंग फोर्स लगा देंगे तब जाकर के वो कटना अलग होना शुरू होता है, और फिर चिप जो है उसके फेस से ऊपर से ट्रेवल करता था। सिमिलरली यहाँ भी, और जब वो काटते हुए आगे चला जाता था तो फिर उसका इलास्टिक रिकवरी होती थी। ड्रिलिंग में भी वही होगा, इसमें भी इलास्टिक रिकवरी होती है, और इलास्टिक रिकवरी होने से ड्रिल का साइज छोटा ना हो जाए, क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, जो जिस कारण से मतलब ज्यादा जितना ज्यादा इलास्टिक रिकवरी टाइप मटेरियल है, जैसे डक्टाइल मटेरियल ज्यादा इलास्टिक रिकवरी है तो उसके लिए हम लार्जर क्लियरेंस एंगल देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है कि डक्टाइल मटेरियल के जनरली क्लियरेंस एंगल 8 से 12 डिग्री देते हैं और ब्रिटल के लिए 6 से 9 डिग्री देते हैं। पॉइंट एंगल देखिए कि डक्टाइल के लिए स्मॉलर दिया जाता है 118 और ब्रिटल के लिए 135 डिग्री। तो ये इलास्टिक रिकवरी से ये बचाता है, क्योंकि इलास्टिक रिकवरी होने के बाद फिर अगर अगर क्लियरेंस एंगल नहीं रहेगा तो वो एक दूसरे पर रबिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। चीजल एज एंगल, तो इसमें जो ड्रिलिंग टूल है इसमें ये एक चीजल एज है। यहाँ पर बेसिकली जो चीजल एज है ये है चीजल एज एंगल, है ना। तो ये उसका चीजल एज है, तो ये जितना एंगल फॉर्म करता है यहाँ से क्लियर पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमको यहाँ दिख रहा है ड्रिलिंग टूल ऐसे हम लोग देखेंगे तो इससे हमें अलग दिखेगा। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है यहाँ पर, इससे कुछ वैसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, बस सिंपल कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे। जैसे कि मतलब एक और कह रहा है कि ये एक तरह का ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और किसके बीच में होता है तो लिप एंड चीजल एज के बीच में। से भी याद रखेंगे कि एक टर्म चीजल एज है तो उसके बनने वाला एंगल चीजल एज एंगल होगा।
ठीक है, तो जितना ग्रेटर वैल्यू होगा चीजल एज एंगल का, क्लियरेंस भी उतना ही लार्जर होगा, जितना स्मॉलर होगा चीजल एज एंगल, क्लियरेंस भी उतनी स्मॉल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे क्लियरेंस मतलब ये हो गया कि जैसे होल का साइज है, जो भी हम लोग यहाँ पर मेटल में होल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ड्रिलिंग टूल है, तो ऐसे भी ड्रिलिंग टूल बैक साइड में ऐसे टैपर्ड होता है, इस तरह का ऐसे टैपर्ड होता है, यहाँ पर अपना फ्रंट में ये ड्रिल करते जा रहा है, तो यहाँ पर होल इतना डायमीटर का होल बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ बैक टाइप पर टैपर नहीं रहेगा, तो जब ये सरफेस यहाँ पर आएगा यहाँ पर होल में, तो ये रब करना शुरू कर देगा, इसलिए बैक टैपर्ड होता है। तो और ये ब्याज बीच में जो ये गैप है, यही उसका क्लियरेंस है। तो चीजल एज एंगल जितना ज्यादा होगा, ये क्लियरेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि हमको कटिंग फोर्स का मान उतने ही कम लगेगा। इसके बाद अब हम आते हैं मशीनिंग टाइम पर। तो जैसे है कि अगर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं और किसी ड्रिल टूल से अगर हम लोग एल लेंथ तक अगर हम लोग जैसे होल बनाते हैं, यहाँ पर एक होल क्रिएट किए जिसका एल लेंथ का है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, है ना, यानी कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस, अगर एल लेंथ, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि एल लेंथ के मटेरियल को ड्रिल करने में हमको कितना समय लगेगा, अगर एन उसका आरपीएम है और एफ उसका फीड है पर रिवॉल्यूशन है, तो टी बराबर होता है एल बाय एफ इंटू एन। एन है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और फीड है, फीड हम लोग कहते हैं कि एफ जो है यहाँ पर फीड, फीड मतलब हो गया कि एमएम, ये एमएम इसका ये हो गया कि एमएम पर रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कट जाएगा, तो यहाँ पर एमएम पर मिनट आ गया, ये एक तरह का किसका यूनिट आ गया, ये एक वेलोसिटी का यूनिट आ गया। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अगर हम एल लेंथ का ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो एल बाय एफ इंटू एन, ये उसका वेलोसिटी हो गया, तो टी बराबर एल बाय एफ एन। एन क्या है, तो आरपीएम ऑफ ड्रिल है, एल क्या है, तो एक्सियल लेंथ, जितना हमको होल करना है वो, ठीक है। एफ क्या है, फीड पर रिवॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मतलब एल जो है, यानी कि यहाँ पर है कि लेंथ ऑफ एक्सियल ट्रेवल ऑफ ड्रिल, ड्रिल कितना दूरी तय कर रहा है। तो अगर प्लेट का थिकनेस, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लेट का थिकनेस ही हमारा टी है, तो जब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऐसे ड्रिल टूल को यहाँ पर इसमें कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ से ये होल करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ये जैसे जैसे अंदर आएगा, होल का साइज यहाँ पर बढ़ाते जाएगा, और मैक्सिमम जो इसका डायमीटर है, इतना डायमीटर तक यहाँ से होल बनाते हुए जाएगा। तो ये कंप्लीटली होल तभी कहलाएगा जब ये ड्रिल टूल जो है यहाँ से ये धंस के यहाँ से इसका ये जो पॉइंट है ये वाला यहाँ तक आगे निकल जाए, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला इस प्लेट के एंड तक जाए, तब जाकर के ये ड्रिलिंग कंप्लीट होता है। तो ये डिस्टेंस इसका क्या है कि एक्सियल डिस्टेंस है ए, है ना। तो ए हो गया क्या है, अप्रोच ऑफ ड्रिल, ये ड्रिल का क्या है, अप्रोच है। तो मतलब यहाँ पर टोटल लेंथ एल जो है, ये जितना प्लेट का थिकनेस है वो थिकनेस, तो डिस्टेंस ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग टूल जो है उतना डिस्टेंस तो यहाँ पर ट्रेवल किया ही है, प्लस में ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए भी ट्रेवल किया, तब जाकर के पूरा कंप्लीट होल यहाँ पर क्या हो गया, बन पाया। इसीलिए यहाँ पर टी प्लस ए यानी टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवलिंग हो गया ड्रिलिंग टूल का। तो ये एल का मान जो है यहाँ पर ये वाला पुट करेंगे, मतलब जो प्लेट का थिकनेस जिसमें ड्रिल हो रहा है जितना थिकनेस का वो, प्लस ड्रिल टूल का जो यहाँ पर अप्रोच डिस्टेंस है, जो भी अप्रोच है, मतलब हो गया अप्रोच, मतलब ये हो गया कि अगर ड्रिल टूल हमारा इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसका अप्रोच डिस्टेंस हो गया। तो जब भी ये प्लेट में होल करेगा, तो इसका यहाँ पर जब तक ये लास्ट पॉइंट नहीं आएगा ये, तब तक वो पूरा कंप्लीट होल नहीं माना जाएगा। इसीलिए एल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना प्लेट का थिकनेस है एल प्लस अप्रोच ए, तो ये हो गया टोटल एल का मान।
और F इंटू एन तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया। तो इस तरह से हम मशीनिंग टाइम ड्रिलिंग का निकालते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर मेटल रिमूवल रेट कभी कभी पूछ देता है। तो मेटल रिमूवल रेट होता है क्या चीज, यानी कि ये एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, यानी इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल रिमूवल रेट जो हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा π/4 d², क्योंकि ड्रिल टूल जो है सर्कुलर होल करता है। और एफ उसका फीड है, फीड में पर रिवॉल्यूशन हो गया। एन जो है यहाँ पर F इंटू एन, ऐसे भी वेलोसिटी का वैल्यू है, और एरिया π/4 d²। तो मेटल रिमूवल रेट इसमें कितना हो जाएगा, π/4 d² F इंटू एन। तो ये था हमारा ड्रिलिंग टूल्स में मटेरियल का रिमूवल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है स्क्रू थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि स्क्रू में जो थ्रेड कटता है वो कैसे कटता है। तो कुछ मेथड्स होते हैं थ्रेड काटने का। जैसे फर्स्ट है थ्रेड चेजिंग। तो थ्रेड चेजिंग जो है बेसिकली ये लेथ मशीन के ऊपर किया जाता है। लेथ मशीन में जो है जो भी हमारा वर्क पीस है उसमें जनरली एक वायर को ऐसे थ्रेड के रूप में लपेट दिया, और इसके बाद यहाँ पर चेजर टूल होता है। ठीक है, और चेजर टूल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर वर्क पीस को, इस चेजर टूल को हम लोग लेथ मशीन के ऊपर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं टूल पोस्ट में। और फिर ये वर्क पीस को हम स्पिंडल में यानी चक में लगा देते हैं, और तब जा करके ये कटिंग करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर वर्क पीस पर क्या बन जाती है, थ्रेड बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया थ्रेड चेजिंग, है ना। इसके बाद है डाई थ्रेडिंग। डाई थ्रेडिंग में होता क्या है कि एक तरह का डाई होता है, इस तरह का एक डाई होता है, और डाई के अंदर में यहाँ पर इंटरनल थ्रेड कटा हुआ रहता है, और ये डाई जो है काफी हार्ड मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक सिलिंड्रिकल रॉड को लेते हैं, और जिस रॉड मतलब हम लोग थ्रेड काटते हैं सिलिंड्रिकल रॉड पर ही, तो उस सिलिंड्रिकल रॉड को लेते हैं, और उस रॉड को हम लोग इसमें इंसर्ट करके, और ये ऐसे तो इंसर्ट होगा नहीं, तो इसको रोटेशन दे करके, ये डाई है, डाई को घुमा घुमा के उसको रॉड के ऊपर जो है घुमाते जाते हैं। तो ये जो थ्रेड है इसका, इसके अंदर में जो बना हुआ यहाँ पर थ्रेड है, यही थ्रेड उसका कटिंग एज का भी काम करता है। मतलब ये कहलाता है डाई, इसको हम लोग कहते हैं डाई। और डाई के अंदर में इंटरनल थ्रेड बना हुआ है, और यही थ्रेड जो है कटिंग एज का भी काम करता है। तो हम लोग सिलिंड्रिकल रॉड को इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग घुमा घुमा के करेंगे तो इसका जो थ्रेड है वो कटिंग एज का भी काम करता है। वो इस रॉड के टॉप सरफेस को कट करते करते जो है तब ये अंदर ये इंसर्ट होते जाएगा, और उस पर थ्रेड जो है वो कटते जाएगा। तो ये डायरेक्ट मैनुअली हम लोग डाई थ्रेडिंग से कर देते हैं। लेकिन डाई थ्रेडिंग में यही है कि इसमें हर तरह के साइज को, मतलब अगर नट बोल्ट है, बोल्ट का अगर साइज बदल गया तो यहाँ पर डाई भी बदलना पड़ेगा। यानी कि एक तरह के डाई में जो एक ही साइज का थ्रेड बन सकता है, इसका हम मल्टीपर्पस यूज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डाई ऐसा होता है जो एडजस्टेबल होता है, तो फिर वैसे एडजस्टेबल डाई में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाई थ्रेडिंग जिससे करते हैं। टैपिंग, टैपिंग के लिए सबसे जो खास बात है, टैपिंग में को हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बस एक ही चीज पूछता है, टैपिंग का यूज जो है इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए यूज किया जाता है, बस यही क्वेश्चन पूछता है। इंटरनल थ्रेड का कटिंग जो है वो टैपिंग के थ्रू होता है। तो टैपिंग में अलग अलग टैप का मौजूद होता है। ठीक है, ये अलग अलग टैप में मौजूद होता है, यानी टैप के ऊपर और एक्सटर्नल, जैसे डाई, डाई में क्या था, डाई में इंटरनल थ्रेड बना हुआ है, तो ये जो सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है। लेकिन टैपिंग में क्या है कि यहाँ पर मतलब एक्सटर्नल थ्रेड होता है, और ये सिलिंड्रिकल रॉड के मतलब हॉलो सिलेंडर में इसको हम इंसर्ट करके, और टैपिंग के ऊपर जो टैप होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होता है, और ये कटिंग करता है सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर में इंटरनल थ्रेड ये
कटिंग करता है। तो इसमें बस इसका यही क्वेश्चन पूछता है और इसको याद रखेंगे। थ्रेड मिलिंग, जैसे मिलिंग ऑपरेशन से भी थ्रेड का कटिंग किया जाता है ना। तो इसके लिए क्या करता है कि जो कटर, क्योंकि थ्रेड जनरली हमारा हेलिक्स फॉर्म में होता है, तो इसमें कटर को भी क्या किया जाता है, एज ए जितना हेलिक्स एंगल होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कटर को फिक्स कर दिया जाता है, यानी उतना एंगल पे उसको झुका दिया जाता है। कितना एंगल पे, तो जितना स्क्रू का हेलिक्स एंगल होता है उतना ही एंगल पर कटर को भी वहां पर क्या कर दिया जाता है, उतना एंगल पे उसको फिक्स कर दिया जाता है, और फिर कटर अपना रोटेट करता है और वर्क पीस को वो काटते जाता है। तो यहाँ पर वर्क और कटर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। यानी कि मिलिंग में खास करके जो सिलिंड्रिकल मिलिंग या सेंटर मिलिंग ऑपरेशन होता है उसके आधार पर थ्रेड कटिंग होता है, जहां पर कटर को हेलिक्स एंगल पे अगर हम लोग झुका देंगे तो वो थ्रेड जैसा क्या कर देगा, काट देगा। तो ये एक तरह का मतलब मिलिंग के थ्रू हम थ्रेड को काटते हैं। थ्रेड रोलिंग, तो थ्रेड रोलिंग है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरह का है कि ये एक रेसिप्रोकेटिंग डाई है और एगो स्टेशनरी डाई है यहाँ पर, और इसके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी बोल्ट है सिलिंड्रिकल पार्ट को उसको हम लोग इसमें दे करके इसको मतलब अंदर इसको कंप्रेस किए हुए भी रहते हैं, और यहाँ पर इस फ्लैट को जो है इसको रेसिप्रोकेट करवाते हैं, आगे पीछे करवाते हैं। तो इसमें जो बना हुआ थ्रेड है, ये सब जो थ्रेड बना हुआ है ये कटिंग एज का काम करता है, यानी कि ये शार्प होता है थ्रेड। तो ये डाई का जो थ्रेड है वो इस सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर अपना इम्प्रेशन देता है, और इम्प्रेशन दे करके उसको कटिंग भी करता है। तो इस कारण से वो इसका इम्प्रेशन जो है इस बोल्ट के इस सिलिंड्रिकल पार्ट पर आ जाता है और यहाँ पर थ्रेड तैयार हो जाता है। तो इस तरह से का जो ऑपरेशन है इसको हम लोग थ्रेड रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये जल्दी जल्दी होता है, अपना तुरंत लाए और इसको दो चार बार इधर उधर कर दिए, ये एक थ्रेड बन के तैयार हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर थ्रेड ग्रिंडिंग है ना, ये एक देखिए सर्कुलर रोलिंग के थ्रू, ये एक फ्लैट रोलिंग से है, ये एक फ्लैट रोलिंग के थ्रू थ्रेड तैयार हो रहा है, और यहाँ पर एक सर्कुलर रोलिंग के थ्रू, यानी कि इसमें जो एक रेस्ट होता है, एक वर्क है, एक हमारा कटर है, तो इसके ऊपर उस तरह का थ्रेड बना हुआ रहता है, और थ्रेड ही कटिंग एज का काम करता है और वो अपना इम्प्रेशन ऑफ वर्क पे दे देता है। थ्रेड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑपरेशन से, जैसे कि ये एक ग्राइंडिंग व्हील है, और ग्राइंडिंग व्हील का जो यहाँ पर कटिंग एज है वो बिल्कुल जिस तरह का थ्रेड चाहिए, वो जितना थ्रेड एंगल होता है, यानी दो थ्रेड के बीच का स्पेस जो होती है वो स्पेस के जैसा इसका टूल का शेप होता है। तो ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन से इस टूल का यूज करके और हम यहाँ पर किसी सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर थ्रेड को काटते हैं, तो ये कहलाता है थ्रेड ग्राइंडिंग ऑपरेशंस। चलिए, ये था थ्रेड कटिंग, डिफरेंट थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। तो थ्रेड कटिंग में बस एक ही चीज पूछता है जनरली, या तो डाई थ्रेडिंग पूछेगा नहीं तो टैपिंग पूछेगा, बस टैपिंग इंटरनल थ्रेडिंग, डाई थ्रेडिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सॉइंग प्रोसेस। सॉइंग प्रोसेस में जो सॉ ब्लेड होता है, देखिए सॉ ब्लेड में क्या है कि डिफरेंट मतलब एक साथ कटिंग एज ढेर सारा है, जैसे एक कटिंग एज ये हो गया, ये दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ढेर सारा कटिंग एज है। तो ये सॉइंग ऑपरेशन है कि जैसे सॉ ब्लेड इसको कहते हैं, और ये इस इधर की ओर ये क्या है, फीड है, और कटिंग स्पीड इधर की ओर है। तो ये इसमें सब कटिंग एज एक साथ क्या करता है, कटिंग करते हुए जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ये मटेरियल का को रिमूव करते हुए जाता है। इसके मतलब सक्सेस, इस ब्लेड में सक्सेसिव यानी कि मल्टी पॉइंट ये भी कटिंग टूल है। तो एक कटिंग एज आगे गया, ये चिप को काटते निकल गया, पीछे वाला भी आ रहा है वो भी थोड़ा मटेरियल को कट करते हुए जा रहा है, इसके बैक साइड में है वो भी कट करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर जो टिथ है वो कटिंग करते जा रहा है। तो इस तरह से सॉ ब्लेड का यूज करके जो हम मेटल का रिमूविंग करते हैं,
तो ये ऑपरेशन सॉइंग ऑपरेशन कहलाता है। इसी का सॉइंग ऑपरेशन का ही एक एडवांस फॉर्म है ब्रॉचिंग ऑपरेशन। ये है ब्रॉचिंग ऑपरेशन। ब्रॉचिंग ऑपरेशंस में जो ब्रॉचिंग टूल होता है वो इस तरह से टैपर्ड होता है। टैपर्ड होता है मतलब देखिए कि जो सबसे फ्रंट वाला कटिंग एज है ये ऊपर का मटेरियल को थोड़ा सा रिमूव किया, इसके जस्ट पीछे वाला जो कटिंग एज है उसका थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है, मतलब हो गया क्योंकि इस हाइट इस डेप्थ तक का जो मटेरियल है उसको तो सबसे पहला कटिंग एज ही रिमूव करते जा रहा है। दूसरा कटिंग एज उससे थोड़ा ज्यादा डेप्थ में है तो वो यहाँ से के लेवल के मटेरियल को रिमूव करेगा। थर्ड वाला इस लेवल के मटेरियल को करेगा, फोर्थ वाला इस तरह से लेवल का करेगा। तो ये एक बार ब्रॉचिंग टूल अगर यहाँ से वर्क पीस के आर पार हो गया तो देखिए इसका ये इतना डेप्थ ऑफ कट जो है, इसमें हर कटिंग एज जो होती है वो अलग अलग लेयर के मटेरियल को रिमूव करते जा रहा है। तो एक साथ में ही एक बार ब्रॉचिंग ऑपरेशन मतलब एक बार एक ब्रॉच टूल अगर वर्क पीस को आर पार करता है तो इसमें मास लेवल में मटेरियल का क्या होता है, रिमूव होता है। यानी कि सॉइंग ऑपरेशंस ही है लेकिन उसी का एक क्या है, ये एडवांस फॉर्म है। तो एडवांस फॉर्म है, इस सॉइंग ऑपरेशन में उतनी ज्यादा मटेरियल का रिमूविंग नहीं होता है सिंगल पास में, लेकिन ब्रॉचिंग में जो है एक सिंगल ऑपरेशंस में ही सिंगल पास में ही लार्ज मटेरियल का यहाँ पर रिमूविंग होता है और ये अपना आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है। एक बार कटिंग करते हुए आगे चला गया फिर बैक आएगा और फिर यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर आगे की ओर ये जाएगा। तो इस तरह का ऑपरेशंस जो है वो कहलाता है ब्रॉचिंग ऑपरेशंस, है ना। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में ड्रिलिंग मशीन्स का डिफरेंट ड्रिलिंग टूल्स का डिफरेंट एंगल्स, है ना, उसका मशीनिंग टाइम और उसके बाद सॉइंग ऑपरेशंस, ब्रॉचिंग ऑपरेशंस, स्क्रू थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, इतना सारा टॉपिक पढ़े हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक बार रीडिंग दे देना है और बस उसका मतलब प्रोसेस को दिमाग में रखना है। इससे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं पूछता है।